हेलो एवरीवन, ये है C++ इन वन वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप C++ में कोड करोगे तो आपको कहीं भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो। और ये वीडियो मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया है जिनको C++ बिल्कुल भी नहीं आती। अगर इससे पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल कि C++ क्यों सीखनी है, तो देखिए C++ प्रोग्रामिंग हार्डवेयर के साथ बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट है। और आज भी अगर प्रोग्रामर्स को बड़े बड़े कोड लिखने होते हैं तो प्रोग्रामर्स की पहली पसंद होती है C++, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++ अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए अब C++ का यूज कहाँ होता है इसको समझिए। जब भी आप अपने कंप्यूटर में पेंट करना चाहते हो तो आप MS पेंट नाम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हो। जब भी आप कोई वीडियो देखना चाहते हो उस वक्त आप कोई मीडिया प्लेयर ओपन कर लेते हो। तो किसी एक प्रकार के खास काम के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि पेंट करने के लिए MS पेंट है, वीडियो देखने के लिए कोई मीडिया प्लेयर है। तो कोई एक प्रकार का काम करने के लिए स्पेशली उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो C++ में बनते हैं। और C++ में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोड लिखा जाता है, क्योंकि C++ बहुत फास्ट है और आज भी इंडस्ट्री में C++ का यूज बहुत होता है। देखिए पहले क्या होता था कि प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम C लैंग्वेज में डेवलप करते थे, लेकिन C लैंग्वेज में कहीं ना कुछ कमी थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए बियॉन्ड स्ट्रोस्ट्रॉप ने C++ को इन्वेंट किया। और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट भी है जो C लैंग्वेज में नहीं था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने C++ में ऐड किए जो C लैंग्वेज में नहीं थे, और डेवलप कर दी एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि C++। तो अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि C++ में हम किस तरह से कोड करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप C++ में एक्सपर्ट तो बन जाओगे। और कोड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं dev C++ सॉफ्टवेयर। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं dev C++ डाउनलोड, और इस पहले वाली लिंक पर मैं करूंगा क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहां पर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। आप 5 सेकंड तक वेट करोगे फिर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर dev C++ डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो dev C++ IDE यहाँ पर कंप्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉलर लैंग्वेज में आपको इंग्लिश रखनी है और ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसको ऐसे ही क्लिक रहने दोगे और फिनिश पर क्लिक कर दोगे। अब ये आईडी ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद मैं इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स दिखाता हूँ। आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट, ओके। आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली बस इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। इसकी थीम थोड़ी सी बोरिंग है तो मैं क्या करूँगा, टूल्स पे क्लिक करूँगा सबसे पहले और एडिटर ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो कलर लिखा हुआ है यहाँ से आपको ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस कलर्स वाले टैब में जाना है और यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी अच्छी सी थीम सिलेक्ट कर लेने हैं। आप यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हो, आपको जो भी थीम पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की GSS हैकर और कर दिया ओके। तो यहाँ तक हमने देखा कि dev C++ IDE को इंस्टॉल किस तरह से करना है और उसके अंदर थीम सेटअप किस तरह से करना है। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना पहला प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्लिक करूंगा फाइल पर, न्यू और सोर्स फाइल। यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इसके अंदर मैं अब कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको C++ का बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा #include IOStream। अब ये #include IOStream का मतलब क्या है ये मैं आपको कुछ देर बाद समझाता हूँ। आप सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। मैं इस फाइल को भी सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माई PC के अंदर G ड्राइव में एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको नेम देता हूँ C++ फाइल। और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने नेम दिया C++ in one वीडियो। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। मैंने फिर लिखा इंट मेन और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाऊंगा स्क्रीन पर। तो जिस तरह से हम C लैंग्वेज में printf फंक्शन का यूज करते हैं उस तरह से हम C++ में
सी आउट का यूज करते हैं। मैंने लिखा सी आउट, उसके बाद और फिर डबल कोट के अंदर मैसेज लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उस स्टेटमेंट के एंड में यहाँ पर सेमीकोलन लगाओगे और रिटर्न 0। मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो रन करने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे और कंपाइल एंड रन पर क्लिक करोगे, या फिर आप इसके शॉर्टकट की F11 भी प्रेस कर सकते हो। तो देखिए ये प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो गया और स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। मैं इसको करता हूँ क्लोज और अब आपको समझाता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो सबसे पहली लाइन में जो लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वो एक प्री प्रोसेसर कमांड है, यानी प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त जो भी प्री प्रोसेसिंग की जरूरत होगी वो प्री प्रोसेसिंग इस लाइन से हो जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ तो कमेंट करने के लिए मैंने शॉर्टकट की यूज की कंट्रोल स्लैश। तो कंट्रोल स्लैश को आप इस तरह से यूज करके यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस नेम स्पेस को कमेंट करने के बाद मैं अगर इसको रन करता हूँ तो एरर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर std डिफाइन नहीं की। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ std और 2 बार कॉलन का सिंबल और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन हो जाएगा। देखिए रन हो गया। लेकिन जब भी अगर मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होगा और सी आउट की मदद से कुछ मैसेज को डिस्प्ले करवाना होगा, तो मैं हर बार std इस तरह से नहीं लिखना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव करके ऊपर की तरफ ये वाला कोड लिख दूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये लिखने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी आप सी आउट यूज करोगे तब आपको ये इस तरह से नहीं लिखना होगा। और ये जो इंट मेन लिखा है वो एक फंक्शन है। जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा उस वक्त सबसे पहले ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी है। इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है सी आउट, इसकी मदद से डिस्प्ले पर हम कुछ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है रिटर्न 0, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है वो फिलहाल इस वक्त कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा हुआ है। अगर आप C++ लैंग्वेज सीख रहे हो और आप एक बिगिनर हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि रिटर्न 0 लिखा है, मतलब अभी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये है बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर C++ का। देखिए यहाँ पर अभी लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से वर्ल्ड को रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ, जबकि मैंने यहाँ पर सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझिए। मैं इसको कट कर रहा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को सिर्फ यहाँ से एग्जीक्यूट में जाकर रन किया। तो आपको ये बात याद रखने की, अगर आप सिर्फ रन करोगे तो जो पुराना वाला कोड कंपाइल हुआ पड़ा है वो रन होगा। अगर आपने कोड के अंदर कोई चेंजेस किया है इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी वर्ल्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब अगर आप बिल्कुल फ्रेश आउटपुट देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन करोगे। तो कंपाइल एंड रन करने से होगा ये कि पहले ये पूरा कोड कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा। लेकिन अगर आप सीधे रन कर दोगे तो क्या होगा कि वो जो पुराना वाला कोड कंपाइल हुआ था वो रन होगा। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, तो डिस्प्ले पर सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है, आप कंपाइल एंड रन करोगे। तो ये था C++ का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, और इस रिटर्न कीवर्ड के बारे में मैं आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा उस वक्त बताऊंगा, जो कि अभी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फिर से लिखता हूँ सी आउट और मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज अर्सिल। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो हेलो वर्ल्ड और माय नेम इज अर्सिल दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन वाला कोड डिफाइन नहीं किया। तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर /n लगाओगे, मैं आपको /n से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस लाइन के बाद मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, इस वजह से एरर मिली। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमीकोलन लगाओगे। मैंने प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ और माय नेम इज अर्सिल सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर मैंने ये जो /n लगाया है, इसके बजाय आप इस तरह से ENDL यानी कि एंड लाइन भी लगा सकते हो। ये C++ का कॉन्सेप्ट है ENDL, इसका मतलब है एंड लाइन, और इसके बाद का कोड न्यू लाइन से प्रिंट होगा। आप इस तरह से कोड लिख के अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा को स्टोर करवाना होता है, उस डेटा को हम वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं, और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा इसके लिए हम पढ़ते हैं डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर वेरिएबल के अंदर आप कोई नंबर स्टोर करवा सकते हो, कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हो, कोई डेसिमल नंबर स्टोर करवा सकते हो, तो ये सब अलग अलग वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम अलग अलग डेटा टाइप्स बनाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है इनको कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और
कंट्रोल प्लस स्लैश इस तरह से। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था एक तरीका कमेंट करने का। इसका एक दूसरा तरीका है, अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, स्लैश स्टार और फिर उसके एंडिंग में स्टार स्लैश। तो इस तरह से भी ये लाइंस कमेंट हो जाएगी। अब मान लो कि मुझे कुछ डेटा को स्टोर करवाना है अपने इस प्रोग्राम में, ताकि मैं उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकूं। तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि वो डेटा किस प्रकार का है, यानी कि वो कोई नंबर है, कोई कैरेक्टर है, या फिर कोई स्ट्रिंग है, या कोई डेसिमल वैल्यू है। तो ये जितने भी अलग अलग प्रकार के डेटा है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स बनाते हैं। मुझे एक नंबर स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, इंट डेटा टाइप का यूज करूंगा और फिर एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने बनाया वेरिएबल ए और इसके अंदर मैंने असाइन करवाया 5। अब इस लाइन को आप ध्यान से समझना, ये जो मैंने इंट लिखा है वो एक डेटा टाइप है, ये जो ए लिखा है वो एक वेरिएबल है, और इसको आप इक्वल टू कभी नहीं बोलोगे। अगर कोई इसको इस तरह से पढ़ता है ए इक्वल टू 5 तो ये गलत है। ए इक्वल टू 5 नहीं है, ए असाइन 5 है, यानी कि ए के अंदर 5 नंबर स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इंट डेटा टाइप का यूज किया है और वेरिएबल ए बनाया है और वेरिएबल ए के अंदर 5 को स्टोर करवाया है। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। वो तो क्या है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का नेम आप इस तरह से अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। अगर आपने गलती से भी नंबर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट किया तो ये एरर थ्रो करेगा। आप नंबर लिख सकते हो लेकिन बीच में कहीं लिख सकते हो या फिर लास्ट में लिख सकते हो। आप इसके शुरुआत में इस तरह से नंबर नहीं लिख सकते। शुरुआत में आप या तो अंडरस्कोर लगा सकते हो या फिर सिर्फ वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। तो ये वेरिएबल के रूल्स आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसके स्टार्टिंग में या तो अंडरस्कोर लगाओगे या फिर इसको ऐसे ही कोई भी सिंपल सा नेम लिख दोगे। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से बनाता हूँ इंट कैपिटल ए, इसमें मैं स्टोर करवाता हूँ 5, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इंट स्मॉल लेटर में ए और इंट कैपिटल लेटर में ए, ये दोनों अलग वेरिएबल्स है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये तो मैंने स्टोर करवाया एक नंबर। अब मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ कोई कैरेक्टर, तो मैं यूज करूंगा कैर डेटा टाइप का और एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने लिखा ch, और इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करवाऊंगा। तो कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं और इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया c और सेमीकोलन। अब मैं कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करूंगा और मैंने यहाँ पर लिखा DEC। तो DEC नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। मैंने लिखा 56.88 सेमीकोलन। अब मैं काम करता हूँ, इन वैल्यूज को प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगा cout और मुझे सबसे पहले a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं cout के बाद यहाँ पर इस तरह से a लिख दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में cout लिखूंगा और मैं ch लिखूंगा और उसके बाद मैंने फिर से लिखा cout और मैंने लिखा DEC। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो ये तीनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। देखिए तीनों एक लाइन में प्रिंट हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ENDL यानी कि एंड लाइन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर भी और इसके बाद वाली दोनों लाइंस में ENDL का यूज कर लिया। तो अब ये तीनों वैल्यूज अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी। मैंने इसको फिर से रन किया, अब देखिए अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है। अब ये जो मैंने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप बनाया है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, मैं एक और डेटा टाइप बनाता हूँ डबल। मैंने यहाँ पर लिखा D1 और मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू को स्टोर करवाया। तो ये भी क्या करता है कि अगर मुझे एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाना है लेकिन वो डेसिमल वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो मैं डबल का यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि डबल से भी बात नहीं बनेगी तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। यानी कि ये हम क्या करते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उस हिसाब से यहाँ पर डेटा टाइप बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू होती है उस हिसाब से यहाँ पर डेटा टाइप बनाते हैं। तो फ्लोट की साइज थोड़ी सी कम होती है, डबल की ज्यादा होती है और लॉन्ग की उससे भी ज्यादा होती है। अलग अलग आर्किटेक्चर पर इसकी साइज भी अलग होती है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। अभी ए के अंदर वैल्यू है 5 और मैं यहाँ पर इस तरह से अगर लिख देता हूँ a असाइन 10 और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। तो अब ये क्यों हुआ इसको समझिए। यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू 5 थी लेकिन मैंने इसको प्रिंट करवाने से पहले क्या किया, a की वैल्यू को अपडेट कर दिया और 10 हो गई वो। अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई चेंजेस ना हो तो आप क्या करोगे, इंट के बाद यहाँ पर लिख दोगे कॉन्स्ट। तो अब ये जो वेरिएबल a है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू को आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा फिर से तो ये एरर देगा। देखिए एरर,
क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लिख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को भी अभी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सी इन का यूज करते हैं इस तरह से। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सी आउट लिखूंगा, सी आउट एंटर द नंबर। अब मैं क्या करूंगा कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा हम उसका स्क्वायर नंबर प्रिंट करवाएंगे। यानी अगर यूजर ने इनपुट किया 5 तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 25। और सी इन में मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख दिया नंबर, लेकिन इस नंबर वेरिएबल को मैंने बनाया नहीं है अब तक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंट नंबर। तो ये मैंने वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया। अब इंट नंबर नाम के वेरिएबल में क्या जाएगा, जो यूजर इनपुट करेगा वो नंबर स्टोर होगा और उस नंबर को मैं यहाँ पर इस तरह से प्रिंट करवाऊंगा, सी आउट नंबर इनटू नंबर। तो ये लिखने से क्या होगा, नंबर इनटू नंबर का हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आउटपुट पर डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल कोट के अंदर रिजल्ट इज, और यहाँ पर इस तरह से कर दूंगा। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एंटर द नंबर, मैंने इनपुट किया 5, द रिजल्ट इज 25। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम सी इन का यूज करते हैं। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये वाली लाइन ना लिखता, मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, तब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन होगा। देखिए यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये सी इनकी वजह से रुका हुआ है। मैंने इनपुट किया 9 और एंटर, तो प्रिंट हुआ रिजल्ट इज 81। तो वो जो पहले वाला मैसेज था सी आउट पर, यहाँ पर वो यूजर को समझाने के लिए था कि भाई आपको कुछ नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से लिखा था सी आउट एंटर द नंबर। इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सी इन है। इसकी वजह से नंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर ने करवाई है, और फिर सी आउट पर मैंने उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाई है। लेकिन मैंने किस तरह से डिस्प्ले करवाई, नंबर इनटू नंबर कर दिया, यानी कि उसका स्क्वायर डिस्प्ले होगा। और उसका स्क्वायर डिस्प्ले होने से पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, रिजल्ट इज लिख दिया ताकि ये थोड़ा अच्छा सा दिखे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट x असाइन 1, और अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट की मदद से x की वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ। लेकिन अगर x की वैल्यू को प्रिंट करवाने से पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस प्लस, और फिर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो x की वैल्यू पहले थी 1, तो x प्लस प्लस लिखने से ये 1 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, और सी आउट में यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। देखिए मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पर 2 प्रिंट हुआ। तो ये था पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस को यहाँ पर आगे की तरफ लगाऊंगा, तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तब भी आउटपुट स्क्रीन पर 2 ही प्रिंट होगा। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क होता है, देखिए इस वक्त तो यहाँ पर मैंने सी आउट से पहले x को इंक्रीमेंट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि सी आउट के साथ ही मैं x को इंक्रीमेंट कर दूं, उस वक्त हमें प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का अंतर पता चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने सी आउट में लिखा पोस्ट इंक्रीमेंट और मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, तब देखिए 1 था और 1 ही प्रिंट हुआ, ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है कि लाइन चल जाने के बाद इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अब अगर मैं x को प्रिंट करवाऊं, सी आउट x, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ENDL, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब देखिए यहाँ पर पहली वाली लाइन में 1 प्रिंट हुआ और सेकंड लाइन में 2 प्रिंट हुआ। तो इंक्रीमेंट तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन में भी 2 प्रिंट क्यों नहीं हुआ इसको समझिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि लाइन के चल जाने के बाद वो इंक्रीमेंट लास्ट में होता है, और फिर जब वो इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद मैंने x को प्रिंट करवाया। अगर आप चाहते हो कि एट अ टाइम उसी वक्त इंक्रीमेंट हो जाए तो आप क्या करोगे, प्री इंक्रीमेंट का यूज करोगे। अब मैंने लिख दिया प्लस प्लस x, तो ये इसी वक्त यहीं पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, और मैंने किया इसको कंपाइल एंड रन। अब देखिए x की वैल्यू में 2 प्रिंट होगा, 2। तो जिस तरह से इंक्रीमेंट होता है उसी तरह से डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट की मदद से हम वैल्यू को 1 से बढ़ाते हैं और डिक्रीमेंट की मदद से हम वैल्यू को 1 से घटाते हैं। तो आप समझ जाओगे, अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस x लिखूंगा तो ये वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर ही देता हूँ, तब देखिए वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई और हो गई 0। तो ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट 5 + 2, फिर मैंने इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ली और यहाँ पर लास्ट में मैंने लिख दिया
ENDL यानी कि एंड लाइन, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं 1 बाय 1 इन ऑपरेटर्स का यूज दिखाता हूँ। 5 - 2, 5 × 2, 5 / 2 और 5 मॉड्यूलो 2। मैंने किया इसको एग्जीक्यूट। तब देखिए 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 / 2। तब प्रिंट हुआ 2 और 5 के बाद मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके 2 लिखा, तब 1 प्रिंट हुआ। अब इसको ध्यान से समझिए, ये जो पहली 3 लाइन्स है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये तो समझ में आती है, लेकिन ये जो लाइन है 5 / 2, इसका रिजल्ट तो हमें पॉइंट में मिलना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन ये हमें पॉइंट में नहीं मिला। तो हमें इसका आंसर डेसिमल में इस वजह से नहीं मिला क्योंकि ये जो 5 है और ये 2 है, तो ये एक इंटीजर नंबर की तरह यहाँ पर है। ना 5 के बाद पॉइंट है, ना 5 के बाद डेसिमल है, ना 2 के बाद डेसिमल है। तो इसको हमें फ्लोट में टाइप कास्टिंग करना होगा। मैं यहाँ पर अगर इस तरह से लिख देता हूँ फ्लोट, तो मैंने कर दी इसकी टाइप कास्टिंग। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है वो परफेक्ट प्रिंट हो रहा है 2.5 और लास्ट में 1 इस वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा, तो वो जो 1 है वो यहाँ पर रिजल्ट में प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं इस कोड को एक साथ कमेंट करने के लिए इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल+, और यहाँ पर मैंने लिखा, मैं इस नीचे वाली पैनल को भी क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है इसको समझिए। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया int n और n के अंदर मैंने रखा 10। अब अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ n + assign 10, तब क्या होगा कि n के अंदर ये जो पहले से 10 है वो तो रहेगा ही, लेकिन प्लस assign 10, उस 10 के साथ ये वाला 10 और ऐड हो जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, cout n, तो n की वैल्यू प्रिंट होगी 20। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए n की वैल्यू प्रिंट हुई 20, यानी कि n के अंदर पहले 10 था, फिर मैंने प्लस assign 10 करवाया, तो पुरानी वैल्यू रहेगी और नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ -assign 10 और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट होता है। तो देखिए 0 प्रिंट हुआ, बिल्कुल सही। तो इसी वजह से मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि इसको आप पढ़ोगे n assign 10, ना कि n = 10। n = 10 आप इसको नहीं कह सकते, इसको आप कहोगे n assign 10। ये है n - assign 10 और इसके पहले जो था वो n + assign 10 था। आप n × assign भी 10 करवा सकते हो। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला बंदा एक बिगिनर है, तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने यहाँ पर कमेंट किया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके आप सिंबल्स देख लीजिए, =, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके पास इस तरह से लिख देता हूँ =, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है लेस देन इक्वल टू। अब मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ और 1 बाय 1 में इसका यूज भी दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, int a, इसमें मैंने स्टोर करवाया 5, int b, इसमें मैंने स्टोर करवाया 3। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ cout और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा a = b। अच्छा, ये स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा और मैंने फिर से इसको किया एग्जीक्यूट। तब इसने हमें रिजल्ट में प्रिंट करके दिया 0। अब ये बात आपको याद रखनी है कि 0 का मतलब है फॉल्स। तो इसने फॉल्स क्यों प्रिंट किया? यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है और मैंने यहाँ पर चेक किया a = b, यानी कि 5 = 3। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 = 3 होता है तो आप मुझे कहोगे नहीं, 5 = 3 नहीं होता। तो हमारे कंप्यूटर ने भी यही काम किया है, ये जो कंडीशन लगाई है इसको इसने फॉल्स कर दिया, यानी कि 5 = 3 नहीं होता, तो इसने हमें रिजल्ट में फॉल्स दिया और फॉल्स का मतलब है 0। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 नॉट इक्वल टू 3, अब अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या ये मैंने सही स्टेटमेंट लिखा है, 5 नॉट इक्वल टू 3, 5 3 के बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। तो जब भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो रिजल्ट के रूप में हमें 1 देखने को मिलेगा, और जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो रिजल्ट के रूप में हमें 0 देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, ट्रू मतलब 1, 0 मतलब फॉल्स। फिर हम देखते हैं a ग्रेटर देन b, यानी कि 5 ग्रेटर देन b, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करके देगा। देखिए इसने 1 रिटर्न करके दिया।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a लेस देन b यानी कि 5 लेस देन b, 5 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो इसको रन करने पर ये 0 रिटर्न करके देगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू b, तब ये ट्रू प्रिंट करके देगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब समझिए, 5 या तो 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर है। तो यहाँ पर 5 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 5 3 से बड़ा जरूर है, तो ये ट्रू प्रिंट करके देगा। देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया यानी कि 1। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू b यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 3, 5 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो दोनों ही फॉल्स, 3 से छोटा भी नहीं है और 3 के बराबर भी नहीं है। मैंने इसको किया रन, देखिए 0। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसको मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके भी समझाया। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसी कोड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 कंडीशन लिखूंगा। मैंने यहाँ पर पहले कंडीशन लिखी a ग्रेटर देन b, तो ये ट्रू है, 5 3 से बड़ा है। अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ a लेस देन b, 5 3 से छोटा है। अब इन दोनों कंडीशन के बीच में मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉजिकल एंड। तो ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, अपने दोनों ऑपरेंड्स को चेक करता है और ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब ये कब ट्रू रिटर्न करता है और कब फॉल्स रिटर्न करता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि इसके दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसके एक भी ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए a ग्रेटर देन b ट्रू है, a लेस देन b फॉल्स है। तो ओवरऑल कहने का मतलब इस वक्त ये है कि ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो इस स्टेटमेंट के बदले में हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 0। देखिए 0 प्रिंट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ यानी कि 1 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों तरफ कंडीशन ट्रू लिख दूंगा। अब वो कोई भी ट्रू कंडीशन हो सकती है। मैंने लिखा 99 ग्रेटर देन 5, तो ये भी एक ट्रू कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 लेस देन 85, तो ये भी एक ट्रू कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करके देगा। तो अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर के तमाम ऑपरेंड्स की वैल्यू यहाँ पर ट्रू है, तो ये 1 रिटर्न करके देगा। देखिए 1 रिटर्न हुआ। अब हम देखते हैं लॉजिकल और। तो लॉजिकल और को हम इस तरह से लिखेंगे। लॉजिकल और का नियम क्या है कि ये कहता है कि मेरे अगर किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो मैं आपको रिजल्ट में ट्रू प्रिंट करके दे दूंगा, फिर बाकी चाहे भले सबकी ही फॉल्स हो। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है a ग्रेटर देन b, जो कि ट्रू है। अब यहाँ पर मैं कोई फॉल्स कंडीशन लिखता हूँ। मैंने लिख दिया a इक्वल टू b यानी कि 5 इक्वल टू b, तो ये तो फॉल्स हो गई, लेकिन पहली कंडीशन इस वक्त ट्रू है। और लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है, मेरे किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करके दे दूंगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट में प्रिंट होगा 1। देखिए 1 प्रिंट हुआ। अब हम देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, एक ट्रू कंडीशन हो गई। फिर मैंने यहाँ पर अभी इस वक्त मैं लॉजिकल एंड को ही लिख देता हूँ। मैंने लिखा 8 इक्वल टू 8। तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, a ग्रेटर देन b ट्रू है, 8 इक्वल टू 8 ये भी ट्रू है। तो अभी मैं अगर इस कोड को रन करूं तो ये हमें ट्रू यानी कि 1 रिटर्न करके देगा। लेकिन इसको रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ और इसको पैरेंथेसिस के अंदर रख लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट के रूप में मिलने वाला था ट्रू यानी कि 1, लेकिन मैंने इसके आगे लगा दिया नॉट। तो नॉट क्या करता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। अभी इसका रिजल्ट ट्रू है क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन ट्रू है, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट लगाया हुआ है तो ये हमें 0 यानी कि फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखिए इसने 0 रिटर्न करके दिया। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़े एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आप गूगल पर जाकर अपनी तरफ से भी कुछ सर्च कर सकते हो और वहां पर बहुत से छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी होंगे, वो भी आप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे उस वक्त तक प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो तो अपनी कॉलेज पर या कॉलेज की बुक्स पर डिपेंड मत रहो। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आप यूट्यूब से सीखो। बुक्स पढ़ के सीखने का जमाना अब गया, अब हम वीडियोस देखकर सीखते हैं। तो आई होप कि आपको ये ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स कंडीशन। मैंने किया इस कोड को कमेंट और यहाँ पर मैंने लिखा इफ एल्स
तो जब भी आपको प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना होता है कि ये कंडीशन ट्रू पढ़ने पर ये वाला कोड चलना चाहिए वरना ये वाला कोड चलना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप इफ एल्स का यूज करोगे। देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एन। अब मैं यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाता हूं। मैंने लिखा सी आउट एंटर द नंबर। अब यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए मैं लिखूंगा सी इन और एन। यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की वो एन में स्टोर हो गई। फिर मैं एन के साथ कुछ कंडीशन को चेक करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ एन ग्रेटर देन 0। तो ये हो गई एक कंडीशन, यानी कि मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन चेक की एन ग्रेटर देन 0 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा। कोड में मैं लिखूंगा सी आउट पॉजिटिव नंबर और इसके एल्स में मैं लिखूंगा सी आउट नेगेटिव नंबर। तो जो भी वैल्यू एन में स्टोर होगी सबसे पहले यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब ये इफ के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स के अंदर आ जाएंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि एल्स के अंदर आप इस तरह से पैरेंथेसिस में कोई कंडीशन नहीं लिखोगे। जब भी आप सिर्फ एल्स यूज करोगे उस वक्त एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर तो हम एल्स के अंदर आए हैं। तो एल्स के अंदर आप कोई कंडीशन नहीं लिखोगे। अगर इफ की ट्रू हुई तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स के अंदर आ जाएंगे। मैंने इस प्रोग्राम को किया एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर इनपुट किया 8, तो मैसेज प्रिंट हुआ पॉजिटिव नंबर। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं और इस बार मैंने इनपुट किया -4। तो ये जो -4 है वो 0 से छोटी है, एंटर। तो मैसेज प्रिंट हुआ नेगेटिव नंबर। तो जब मैंने -4 इनपुट किया उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम एल्स के अंदर आ गए। लेकिन मान लो कि अगर यूजर ने इनपुट किया 0 तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर तो चेक किया है हमने कि या तो नंबर 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूज करूंगा एल्स इफ लैडर का। तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एल्स, तो मैं क्या करूंगा एल्स के बाद लिख दूंगा इफ। और अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ क्योंकि एल्स के बाद मैंने यहाँ पर इफ लिखा है। तो ये हो गया एल्स इफ लैडर। मैं कंडीशन चेक करूंगा एन लेस देन 0 और सबसे लास्ट में मैं लिखूंगा एल्स और सी आउट के अंदर मैं लिख दूंगा 0 नंबर। अब मैं जब भी कोई वैल्यू इनपुट करूंगा तब हमारे सामने इन तीन में से कोई एक मैसेज प्रिंट होगा। या तो हमारी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव, 0 से छोटी हुई तो नेगेटिव। लेकिन मान लो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, मैंने खुद 0 ही इनपुट कर दिया है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे एल्स के अंदर और 0 नंबर वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एंटर द नंबर 0, एंटर। तो मैसेज प्रिंट हुआ 0 नंबर क्योंकि ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई और हम आ गए एल्स के अंदर। तो इफ एल्स में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हुई हम उस ब्लॉक के अंदर जाएंगे और अगर सभी ब्लॉक्स की कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट में एल्स तो है ही। अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इस कोड को मैं कर देता हूं कमेंट और ऊपर वाले कोड को मैं ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि एन की कंडीशन ही हम स्विच के अंदर चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्विच और यहाँ पर कंडीशन के अंदर लगाया एन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया। अब मुझे जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिखूंगा इस स्विच के अंदर। तो स्विच के ब्लॉक्स और स्टेटमेंट किस तरह से काम करते हैं उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस 1, उसके बाद कॉलन और केस 1 के अंदर सिंगल टैब देकर मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट और इसके अंदर मैं लिखूंगा ब्लॉक 1 इज रनिंग और फिर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको इस ब्रेक कीवर्ड का यूज समझाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक और केस लिखूंगा केस 2 और इसके अंदर मैं सिंगल टैब लगाकर लिखूंगा सी आउट ब्लॉक 2 इज रनिंग। फिर से मैंने यूज किया ब्रेक और लास्ट में मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट कॉलन सी आउट और यहाँ पर मैंने लिखा इनवैलिड इनपुट। तो देखिए जब मैं यूजर से नंबर इनपुट करवाऊंगा तो वो एन में स्टोर होगा। फिर एन को मैंने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट की कंडीशन में चेक किया है। यहाँ पर अगर यूजर ने इनपुट किया होगा 1 तो ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है केस 1 ये ट्रू हो जाएगा। हम इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक 1 इज रनिंग और फिर ब्रेक कीवर्ड की मदद से क्या होगा हम स्विच के बाहर आ जाएंगे। इसी तरह यूजर ने अगर इनपुट कर दिया होगा 2 तब ये वाली फॉल्स हो जाएगी और ये सेकंड वाला ब्लॉक चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केस 2। तो ये इससे मैच कर जाने पर हम आ जाएंगे यहाँ और ब्लॉक 2 इज रनिंग प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा और हम स्विच के बाहर आ जाएंगे। लेकिन मान लो कि यूजर ने 1 भी इनपुट नहीं किया और 2 भी इनपुट नहीं किया, यूजर ने कोई और ही वैल्यू इनपुट कर दी जैसे कि 99, 96 कुछ भी 4, 7, 8, उस वक्त केस 1 और केस 2 ये दो तो चलेगा नहीं।
तो हम आ जाएंगे डिफॉल्ट के अंदर और इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 एंटर, तो मैसेज प्रिंट हुआ ब्लॉक 2 इज रनिंग। तो 2 एंटर करने पर क्या हुआ, ये केस 2 वाला कोड चल गया, ब्लॉक 2 इज रनिंग प्रिंट हुआ और ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ था जिसकी वजह से हम स्विच के बाहर आ गए। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड ना लिखता तब क्या होता कि ब्लॉक 2 इज रनिंग भी प्रिंट होता और इसके बाद मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट वो भी प्रिंट होता। तो मैं नहीं चाहता था कि ये भी प्रिंट हो, मैं चाहता था कि जो कंडीशन ट्रू हुई है उस ब्लॉक का कोड प्रिंट हो। तो इस वजह से आपको स्विच के अंदर ब्रेक यूज करना होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके 1 और 2 के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करता तब ये डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ कोड रन हो जाता। देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट किया 65 एंटर, प्रिंट हुआ इनवैलिड इनपुट। तो ये स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह आपको याद रखना है कि जिसकी कंडीशन ट्रू हुई उसका कोड प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं उस वक्त इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हजारों लाइन का कोड हो सकता है जिसके अंदर कैलकुलेशंस भी होगी, फंक्शनैलिटी भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके बेसिक्स भी तो क्लियर होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं लूप। मैंने कर दिया इसको कमेंट, यहाँ पर ऊपर भी 2 लाइन से उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो लूप यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। लूप मैंने लिखा व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर लूप। हम इन तीनों लूप को अब समझते हैं। लूप हमारा काम आसान करने के लिए होता है। अगर मान लो कि किसी ने मुझसे किया कि मेरा नाम 10 बार प्रिंट करवाओ, तो क्या मैं यहाँ पर सी आउट लिखकर इस तरह से 10 बार मेरा नाम लिखूंगा? अब मैं इस लाइन को यहाँ पर 10 बार तो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि लूप का यूज करूंगा और उस लूप को 10 बार एग्जीक्यूट करवाऊंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप लूप का यूज करोगे तो वो लूप एग्जीक्यूट होने के बाद चलता ही जाएगा उस वक्त तक जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हमें जानबूझकर उसकी कंडीशन को फॉल्स भी करना होगा, क्योंकि हम अगर उसकी कंडीशन को फॉल्स नहीं करेंगे तो वो लूप एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि इस लूप को 10 बार ट्रू रखूंगा और 11वें बार मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। देखिए मैं किस तरह से करता हूं। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट आई और इसके अंदर मैंने असाइन करवाया 1। आई की वैल्यू अभी 1 है। फिर मैंने व्हाइल लूप का यूज किया, व्हाइल और कंडीशन लिखी आई लेस देन 11 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा सी आउट मेरा नाम, और हर बार ये नेम न्यू लाइन से प्रिंट होना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ENDL। अभी अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी इसको समझिए। आई की वैल्यू अभी 1 है, ये लूप चल जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 1 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू हुई, मेरा नेम प्रिंट हो गया। तो ये लूप फिर से चलेगा, 1 लेस देन 11, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, फिर से मेरा नेम प्रिंट हो गया। तो ये लूप चलता ही जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा कोड करना है कि 10 बार प्रिंट होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा आई इंक्रीमेंट। अब ये परफेक्ट कोड है। देखिए आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 1, तो 1 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू हुई, नेम प्रिंट हो गया। फिर ये लाइन चलने की वजह से क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अब 1 से हो जाएगी 2 और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 11, मेरा नेम प्रिंट होगा। फिर 3 लेस देन 11, फिर 4 लेस देन 11। तो हर बार जब ये कंडीशन चेक होगी तब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो फाइनली जब यहाँ पर आएगा 11 लेस देन 11 तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को इस वक्त रन करता हूँ तो मेरा नाम 10 बार प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर मेरा नाम 10 बार प्रिंट हुआ। अगर आप नाम के आगे नंबर्स भी देखना चाहते हो, यानी कि 1 2 3 4, तो आप वो भी करवा सकते हो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा आई और स्पेस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा आई। तो अब सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस और मेरा नाम प्रिंट होगा। मैं इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू भी हर बार प्रिंट हो रही है इंक्रीमेंट होने के बाद और मेरा नाम भी प्रिंट हो रहा है। तो ये था व्हाइल लूप जिसमें पहले कंडीशन चेक हुई, फिर हम लूप के अंदर आए, फिर हमने आई की वैल्यू को अपडेट किया। एक और होता है डू व्हाइल। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अगर मुझे यही कोड यानी कि ये नाम 10 बार प्रिंट करना है लेकिन डू व्हाइल की मदद से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा डू कर्ली ब्रैकेट्स और लास्ट में मैं लिखूंगा व्हाइल और इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करूंगा आई लेस देन 11 सेमीकोलन और इस लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा आई प्लस प्लस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइल और डू व्हाइल इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए व्हाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी हम इसके अंदर आएंगे। लेकिन डू व्हाइल क्या करता है, एटलीस्ट एक बार तो ये रन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डू फिर कोड और कंडीशन सबसे लास्ट में चेक हुई है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होती है तो कम से कम एटलीस्ट ये एक बार तो जरूर प्रिंट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी और हम लूप के बाहर आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक बार तो जरूर प्रिंट होगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है,
तो यहाँ पर मेरा नाम 10 बार प्रिंट हुआ। लॉजिक बिल्कुल व्हाइल लूप वाला ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई फॉल्स कंडीशन लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया i इक्वल टू 9। अभी आप देखिए i की वैल्यू क्या है 1 और कंडीशन में मैंने लिख दिया i इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन पूरी तरह से फॉल्स है। लेकिन ये कोड प्रिंट एक बार जरूर होगा, क्योंकि हम डू के अंदर आ जाएंगे, फिर कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप के बाहर आएंगे। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, तब देखिए एक बार प्रिंट हुआ। तो ये है व्हाइल और डू व्हाइल। अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप फॉर लूप है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप फॉर लूप माना जाता है। मैं इस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इंट आई। और अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि अपनी कंट्री का नेम 5 बार प्रिंट करवाओ फॉर लूप की मदद से, तो आप क्या करोगे, लिखोगे फॉर के अंदर यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन होंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन होगा इनिशियलाइजेशन, यानी कि आई असाइन 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर सेमीकोलन, उसके बाद होगी कंडीशन आई लेस देन 6, तो ये हो गई कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी उस वक्त तक फॉर लूप का कोड प्रिंट होता रहेगा। और लास्ट में मैंने लिखा आई प्लस प्लस, यानी कि आई इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट भी तो करनी है। और कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लिखा सी आउट इंडिया और ENDL। तो अब अगर मैं यहाँ पर आई असाइन 1 लिखता हूँ तो ये 1 से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होने पर कोड प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट की वजह से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज किया है और यहाँ पर कंडीशन में लिखा है आई लेस देन 6। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको 0 से इनिशियलाइज करता तो मैं यहाँ पर लिखता आई लेस देन 5, तब भी ये बिल्कुल सही से 5 बार ही प्रिंट करता। और मैंने किया इसको रन, तो देखिए इंडिया 5 बार प्रिंट हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में लूप्स का यूज करते हैं। अब वो लूप कोई भी हो सकता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज करो। लेकिन ज्यादातर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, फॉर लूप ही यूज करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लूप के अंदर आपने देखा होगा कि वेरिएबल आई होता है और उसके बाद वेरिएबल जे होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी आई या जे ही लिखना होगा, आप वेरिएबल का कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम वेरिएबल आई को ही यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लूप वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने कोड को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं। तो फंक्शन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने कोड को और ज्यादा बेहतर और आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इस कोड को कमेंट करता हूँ और फिर आपको फंक्शन पढ़ाता हूँ। तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो C++ की प्रोग्रामिंग में पहले से बनाए गए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, जो यूजर खुद बनाता है। तो यूजर जब भी कोई फंक्शन बनाता है, वो फंक्शन उस तरह का टास्क परफॉर्म करता है जैसा यूजर चाहता है, क्योंकि यूजर ने खुद उस फंक्शन के अंदर अपने मर्जी के मुताबिक कोड लिखा हुआ है। अब मैं खुद से एक अपना फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, जो मेरी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो 2 नंबर्स का सम प्रिंट करके दे। तो मैंने लिखा void, फंक्शन का नेम मैंने लिखा एडिशन। मैंने यहाँ पर void क्यों लिखा है इसको अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। आप इतना याद रखो कि void का मतलब है एम्प्टी, यानी कि ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फिर मैंने बनाया पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा इंट a, b। अब मैं यूजर से वैल्यू लेने का काम करूंगा, सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू सी इन ए, और फिर मैंने लिखा सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू, और फिर मैंने लिखा सी इन बी। तो यहाँ पर मैंने एडिशन नाम से एक फंक्शन बनाया है। वो क्या करेगा, यूजर से 2 वैल्यूज इनपुट लेगा और उसका रिजल्ट प्रिंट करके देगा। मैंने रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए लिखा सी आउट रिजल्ट इज a प्लस बी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को इस वक्त रन करूं तो ये फंक्शन कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, हमारा प्रोग्राम रन हुआ और एग्जिट हो गया। इसने यूजर से 2 वैल्यूज तो इनपुट मांगी ही नहीं। अब क्यों नहीं मांगी इसको समझिए। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू, वो इस एडिशन फंक्शन के अंदर है। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। तो सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन लिख देने से हमारा काम नहीं बन जाएगा। डेफिनेशन लिखने के बाद हमें उस फंक्शन को कॉल भी करना होगा। तो जब मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगा उस वक्त इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए अब मैं इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करता हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिशन और सेमीकोलन, तो ये हो गया फंक्शन कॉल। तो सिर्फ इतना लिख देने से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर मेन फंक्शन के अंदर का कोड चेक होगा। उस वक्त ये एडिशन फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसकी वजह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 काम किए।
फंक्शन की डेफिनेशन बनाई और फंक्शन को कॉल किया। अब एक आखिरी काम बाकी है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू को इनपुट करवाया तो ये मैंने ऐसा ही नहीं करवाया। सबसे पहले मैंने ए और बी को डिक्लेयर किया था। ठीक इसी तरह से अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर भी करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। आपको 3 बातें याद रखनी है। फंक्शन डिक्लेरेशन करोगे, उसके बाद उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन किस तरह से काम करेगा वो उसके अंदर ही लिखते हैं हम। लेकिन डेफिनेशन लिखने के बाद फाइनल स्टेप जो होगा वो होगा इस फंक्शन को कॉल करना। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, हमारा कंपाइलर इस लाइन पर आएगा, तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और हम यहाँ पर जंप कर जाएंगे। अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। देखिए ये रन हो गया। एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखा 56, एंटर सेकंड वैल्यू मैंने लिखा 4, रिजल्ट इज 60। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। अब आपने कभी ऐसा फंक्शन भी देखा होगा जिसके अंदर इस पैरेंथेसिस में कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होता है इसको समझते हैं। तो फंक्शन अलग अलग नेचर के होते हैं। अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट पास करता हूं तो ये फंक्शन हो जाएगा टेक समथिंग नेचर का। आप आर्ग्यूमेंट्स कहो या पैरामीटर्स कहो, एक ही बात है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने पास किया 5,1, तो ये मैंने क्या किया 5,1 इसको कॉल करते वक्त मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया। तो जब मैंने इसको यहाँ से सेंड किया तो इसको रिसीव करने के लिए मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने बनाए वेरिएबल इंट a, इंट b। और अब मैं इस अंदर वाले कोड को डिलीट कर देता हूं क्योंकि फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ से 2 वैल्यू सेंड कर दी 5 और 1। आप चाहो तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर यूजर से भी इनपुट लेकर यहाँ पर वेरिएबल्स के भी नाम लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को ही सेंड कर दिया। तो अब ये वैल्यू 5 जो है वो a में आएगी और 1 b में स्टोर हो जाएगी और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा ए और बी का टोटल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है इसको भी मैं बताऊंगा कि भाई मैंने तुम्हारे पैरेंथेसिस में 2 इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं इंट, इंट। यहाँ पर आप वेरिएबल के नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप इसको समझाओगे कि 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, ये इसको डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर करने के बाद आप एक बार ध्यान से देख लोगे कि यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू पास है और यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू को रिसीव किया है। अब मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, तो रिजल्ट में प्रिंट हुआ 6। तो ये जो 5 और 1 था वो आया ए और बी में और ए और बी का सम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कोड को वापस से पहले जैसा कर देता हूँ। मैंने प्रेस किया Ctrl+Z, ठीक है। अब मैंने इसको पहले जैसा कर दिया। क्या होता है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उस वक्त रिजल्ट भी हमें यहीं पर मिल जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट है उसको यहाँ पर प्रिंट ना करवा के उसको रिटर्न करवा दूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न में क्या करवाना चाहता हूँ a+b। अब a+b यहां से रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होकर कहां जाएगा, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन कहां पर कॉल हो रहा है, यहां पर कॉल हो रहा है। तो मान लो कि मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, 2 वैल्यू इनपुट करवाई 5 + 5, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10। लेकिन मैंने रिजल्ट को प्रिंट ना करवा के यहां से रिटर्न करवा दिया है। तो ये रिटर्न होकर 10 जो है वो यहां पर आएगा और फिर मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पर प्रिंट करवा लूंगा। मैंने लिखा Cout और रिजल्ट इज, मैंने इस तरह से प्रिंट करवा लिया। अब एक आखिरी काम, यहां से मैं जो रिटर्न करवा रहा हूं वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इस फंक्शन का टाइप भी इंट बनाना होगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा वॉइड से रिप्लेस करके इंट, और जहां पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है उस जगह पर भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर इंट। अब करता हूं मैं इस प्रोग्राम को रन। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखा 9, सेकंड वैल्यू मैंने लिखा 1, रिजल्ट इज 10। तो यहाँ से 9 और 1 यूजर से इनपुट करवाया और 9 + 1 यानी कि 10 को रिटर्न करवा दिया। तो रिटर्न होकर ये इस लाइन पर आया और प्रिंट हो गया। तो अब आपको रिटर्न कीवर्ड समझ में आया होगा और यहाँ पर हम इंट क्यों लिखते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंट लिखोगे, अब जिस टाइप का डेटा यहाँ से रिटर्न करवाओगे वो डेटा टाइप यहाँ पर लिखोगे। अगर आपने कोई कैरेक्टर रिटर्न करवाया है तो आप यहाँ पर कैर लिखोगे। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने इस वीडियो में यहाँ पर फंक्शन को समझ लिया है अच्छे तरीके से, तो फिर इसके बाद आप जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे उसमें भी आपको फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फंक्शन के बाद अब हम देखते हैं एरे। मैंने इस फंक्शन के कोड को यहाँ पर किया कमेंट और इस कोड को मैं यहाँ से नीचे की तरफ सेट कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं एरे। तो एरे वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक ही तरह के डेटा टाइप का कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपको किसी स्कूल स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं। तो मान लो कि आप उस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करवाना चाहते हो, तो आपको 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने होंगे। तो ये तरीका तो गलत है। मार्क्स तो स्टोर हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसे तो स्कूल कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाने लगे, फिर तो हमारा पूरा प्रोग्राम वेरिएबल्स से ही भर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्मार्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ इंट टाइप का। मैंने लिखा इंट मार्क्स और इसका साइज मैंने लिखा 5। तो अब मैं इस मार्क्स वेरिएबल में 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इस वक्त यहाँ पर इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 89, 52, 66, 77, 15। तो ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इस एरे में स्टोर हो चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी आउट मार्क्स और यहाँ पर आप इंडेक्सिंग नंबर लिखोगे इसके अंदर। एरे में आपको एक बात याद रखनी है कि इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो 89 है उसका इंडेक्सिंग नंबर होगा 0। उसके बाद जो 52 है उसका इंडेक्सिंग नंबर होगा 1। तो इस तरह से इस एरे का लास्ट इंडेक्सिंग नंबर होगा 4, 0 से लेकर 4 तक, यानी कुल मिलाकर 5 वैल्यूज इसमें स्टोर है। यहाँ पर मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ, 0 इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ, तो स्क्रीन पर 89 प्रिंट होगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए 89 प्रिंट हुआ। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और फिर उन मार्क्स को टोटल के साथ प्रिंट करवाऊंगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको रिमूव किया और यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई और फिर मैंने लिखा सी आउट एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स और इसके आखिर में मैंने एंड लाइन कर दिया। अब मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा सी इन मार्क्स। तो ये लिखने से क्या होगा, मुझे तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करवाना है। तो सी इन तो मैंने एक बार लिखा है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। आप देखिए मैंने लिखा फॉर आई को मैंने इनिशियलाइज करवाया 0 से और इसकी कंडीशन में मैंने लिखा आई लेस देन 5 यानी कि 4 तक, 0 से लेकर 4 तक यानी कुल मिलाकर 5 टाइम्स। और फिर मैंने किया आई को इंक्रीमेंट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी इन मार्क्स और इंडेक्सिंग नंबर में मैंने लिखा आई। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स और फिर ये फॉर लूप के अंदर जो सी इन है वो 5 बार चलेगा, जैसा कि यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तब आई की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब है कि मार्क्स के 0 इंडेक्सिंग पे स्टोर होगा वो मार्क्स जो मैं सबसे पहले इनपुट करवाऊंगा। ये लूप दूसरी बार चलेगा, अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे वैल्यू स्टोर होती जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपको एग्जांपल से समझाया था। जब मैंने मार्क्स के अंदर 0 इंडेक्सिंग पास किया तब 89 प्रिंट हुआ था। तो अब मुझे उन मार्क्स का टोटल भी तो प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा सम, इसके अंदर मैं अभी रखता हूँ 0 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम प्लस मार्क्स आई। तब क्या होगा, जब ये लूप पहली बार चलेगा सम के अंदर तो 0 होगा और मार्क्स के 0 इंडेक्सिंग पे मैं जो वैल्यू स्टोर करवाऊंगा वो स्टोर होगी। तो 0 प्लस मेरी स्टोर की हुई वैल्यू वो असाइन हो जाएगी खुद सम वेरिएबल के अंदर। जब ये लूप दूसरी बार चलेगा उस वक्त सम के अंदर 0 नहीं होगा, पहले वाली वैल्यू होगी और मार्क्स के अंदर मैं जो दूसरी वैल्यू इनपुट करवाऊंगा वो वैल्यू प्लस पहले वाली वैल्यू दोनों का एडिशन हो जाएगा और सम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से सम की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी। फिर मैं जो तीसरी बार वैल्यू इनपुट करवाऊंगा वो वैल्यू प्लस सम दोनों ऐड हो जाएंगे और खुद सम वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सम के अंदर उन मार्क्स का टोटल भी स्टोर होता जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, मैंने यहाँ पर लिखा आउटपुट और यहाँ पर मैंने लगाया एंड लाइन। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले भी एक बार एंड लाइन यूज करता हूँ और फिर जो मार्क्स मैंने स्टोर करवाए हैं उनको प्रिंट भी करवाता हूँ। मैंने लिखा फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन 5 आई इंक्रीमेंट। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगा सी आउट मार्क्स और आई। तो आई के जिस इंडेक्सिंग पे जो मार्क्स स्टोर हुए हैं उसी इंडेक्सिंग के वो मार्क्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे और सबसे लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा सी आउट सम जो स्टोर हुआ है सम वेरिएबल के अंदर। तो ये मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैं स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करवाता हूँ, उसके बाद उन मार्क्स को टोटल के साथ प्रिंट करवाता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करने से पहले काम करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है इसके बाद मैं यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ
ताकि जब मैं मार्क्स को प्रिंट करूं तब अलग अलग लाइन से प्रिंट हो। और यहाँ पर भी मैं एंड लाइन यूज़ करता हूँ। अब मैं करता हूँ इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन। तो मैंने यहाँ पर इनपुट किया 85, 56, 47, 88, 99। तो देखिए आउटपुट के अंदर ये प्रिंट हुआ जो मैंने इनपुट करवाया था, और उन मार्क्स का टोटल भी प्रिंट हुआ 375। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ये जो सम प्रिंट हुआ 375, आप इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके इस प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि अगर सम में ये वैल्यू प्रिंट हुई है तो ग्रेड ए होना चाहिए, सम के अंदर अगर इतनी वैल्यू है तो बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। आप इफ एल्स का यूज़ करके अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये होते हैं एरे, जिसके अंदर हम सेम डेटा टाइप का कलेक्शन स्टोर करते हैं। तो हमने अभी कुछ देर पहले डेटा टाइप पढ़े थे इंट, केर, फ्लोट, जिसमें हमने नंबर को स्टोर करवाया, कैरेक्टर को स्टोर करवाया, डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाई। लेकिन अब मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक और डेटा टाइप बनाऊंगा स्ट्रिंग। इसके पहले मैं करता हूँ इस कोड को कमेंट, और स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो ये लाइन आपको इंक्लूड कर देनी है डेटा टाइप। अब मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ किया स्ट्रिंग, और वेरिएबल बनाया माई नेम। अब मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा सी आउट एंटर योर नेम, सी इन मैंने लिखा माई नेम, और फिर मैं प्रिंट करवाऊँगा सी आउट वेलकम माई नेम। तो जो भी स्ट्रिंग मैंने इनपुट की है वो वेलकम के साथ प्रिंट हो जाएगी। मैंने इस कोड को रन किया, देखिए ये कह रहा है एंटर योर नेम, मैंने लिखा अर्सिल, तो प्रिंट हुआ वेलकम अर्सिल। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। मैं इस कोड को अभी कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया मेरा फर्स्ट नेम अर्सिल। एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग लास्ट नेम, मैंने लिखा मलिक। अच्छा, मैंने ये जो वेरिएबल्स के नेम बनाए हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो अंडरस्कोर लगा हुआ है। एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल के नेम में आप कभी भी स्पेस नहीं लगाओगे, एरर मिलेगी, आप अंडरस्कोर का यूज करोगे। तो ये जो मैंने अंडरस्कोर का यूज किया है इसको हम कहते हैं स्नेक केस राइटिंग। एक और भी होता है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम, तो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। अब इस तरह से जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसको हम कहेंगे कैमल केस राइटिंग। तो आप चाहो तो स्नेक केस राइटिंग भी यूज़ कर सकते हो और कैमल केस राइटिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग फुल नेम, और फुल नेम के अंदर मैं स्टोर करता हूँ फर्स्ट नेम। अब देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने वाला हूँ, मैंने लिखा प्लस, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस चाहिए, मैंने दिया स्पेस प्लस लास्ट नेम। तो अब इस फुल नेम के अंदर क्या स्टोर होगा, फर्स्ट नेम एक स्पेस और लास्ट नेम। और फिर मैं करता हूँ सी आउट फुल नेम को प्रिंट। मैंने किया इस प्रोग्राम को रन, तो देखिए स्क्रीन पर प्रिंट हुआ अर्सिल मलिक, जो कि मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया था। एक और भी तरीका होता है इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिलाने का। मैं इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और सी आउट में मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम अपेंड। देखिए ये अपेंड एक प्रीडिफाइंड मेथड है, यानी कि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो फर्स्ट नेम के साथ अपेंड होना चाहिए लास्ट नेम। तो यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया है। अब मैं करता हूँ इसको रन, देखिए नेम प्रिंट हुआ, लेकिन इस नेम के बीच में स्पेस नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अगर आप स्पेस देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो अर्सिल लिखा हुआ है इसके लास्ट में यहाँ पर सिंगल स्पेस रख दोगे, या फिर ये जो लास्ट नेम लिखा हुआ है इसकी शुरुआत में आप सिंगल स्पेस दे दोगे। और फिर करता हूँ मैं इसको रन, देखिए अब बिल्कुल सही से प्रिंट हुआ। अगर आप देखना चाहते हो कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करोगे। मैंने लिखा फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, अब ये इसकी लेंथ रिटर्न करके प्रिंट करेगा। मैंने किया इसको रन, तो आउटपुट में हमें मिला 5, यानी कि फर्स्ट नेम की लेंथ 5 है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। अब आप गूगल ओपन करो और गूगल पर सर्च करो स्ट्रिंग्स इन C++, और वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ढूंढने की कोशिश करो। आपको स्ट्रिंग्स के छोटे छोटे प्रोग्राम्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है, और वहाँ पर जो कोड लिखा हुआ होगा आप उसको देखो, समझो, और उस तरह का कुछ कोड खुद से लिखो और उसको रन करो। जितना भी कोड देखा वो सब प्रोसीडरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था। और अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप इसमें
पीओपी के स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो और ऊप के स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो। पीओपी का मतलब है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप में क्या होता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर उसके मेंबर्स वेरिएबल होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं और फिर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली कोडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया क्लास स्टूडेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप क्लास बनाओगे उसको सबसे लास्ट में इस तरह से सेमीकोलन दोगे और क्लास के अंदर हम बनाते हैं उसके मेंबर्स, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा इंट नंबर और स्ट्रिंग नेम। अब मुझे स्टूडेंट का नंबर और नेम चाहिए, तो यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ void get data। इसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर नंबर सी इन नंबर और फिर मैंने लिखा सी आउट एंटर नेम सी इन नेम। तो गेट डेटा फंक्शन की मदद से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और फिर एक और फंक्शन बनाता हूँ void पुट डेटा और जो भी यूज़र का नेम और नंबर है उसको मैं प्रिंट करवाऊँगा, नंबर एंड लाइन और नेम। तो ये यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई है जिसके अंदर क्या है कि मैंने 2 मेंबर वेरिएबल्स बनाए हैं और 2 फंक्शन बनाए हैं। अब मैं अगर इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन के अंदर। ये क्लास जो मैंने बनाई है वो मेन फंक्शन के बाहर है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर बनाऊँगा स्टूडेंट S1। तो अब ये जो S1 है वो S1 हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस S1 की मदद से मैं स्टूडेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा S1 डॉट गेट डेटा, तो क्या होगा, वो गेट डेटा वाला फंक्शन चल जाएगा और हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे और फिर जो भी यूज़र ने इनपुट किया है उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 डॉट पुट डेटा। अब मैं इस प्रोग्राम को अभी इस वक्त अगर रन करने की कोशिश करूँ तो देखिए अब क्या होता है, ये रन नहीं होगा, इसमें एक एरर मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक एरर है और वो जो एरर है वो एक्सेस स्पेसिफायर की एरर है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर मैंने क्लास के अंदर मेंबर्स लिखे हैं, तो क्लास में होता ये है कि जब भी हम मेंबर्स बनाने से पहले उसके एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट माने जाते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट, तो ये 2 जो वेरिएबल है नंबर और नेम, ये दोनों प्राइवेट माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट नहीं लिखता तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही माने जाएंगे। ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पर भी कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा। तो ये गेट डेटा और पुट डेटा क्या है, ये दोनों प्राइवेट है। तो मैं इसको अगर बाहर से एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक। अब मैं इस void डेटा और पुट डेटा को इस कोड के बाहर से इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आए, इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाया। तो यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है उनका यूज़ हम विजिबिलिटी लेवल के लिए करते हैं, वो किसी भी सीक्वेंस में किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब समझ में आया होगा। अब जबकि मैंने इन दोनों फंक्शन को यहाँ पर पब्लिक डिक्लेयर किया है तो मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने किया इस प्रोग्राम को रन। देखिए एंटर नंबर मैंने लिखा 1 2 3, एंटर नेम मैंने लिखा अर्सिल। तब देखिए नंबर और नेम दोनों प्रिंट हो गया। तो ये मैंने किया क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से। मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये S1 किस टाइप का है तो आप कहोगे स्टूडेंट टाइप का है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा इंट a और अगर आपसे ये पूछा जाए कि a का टाइप क्या है बताओ, तो आप कहोगे इंट है, a इंटीजर टाइप का है। ठीक इसी तरह से S1 का टाइप है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने ऊप की मदद से आपको ये कोड समझाया है। बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। जब आप एक बड़े लेवल के प्रोग्रामर बन जाओगे उस वक्त आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का प्रोग्रामिंग की फील्ड में क्या महत्व है। करने को तो आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी कर सकते हो, लेकिन मान लो कि 2 प्रोग्रामर्स है, एक ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है प्रोसीजरल ओरिएंटेड कोड में और एक ने बनाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड में। तो जाहिर सी बात है कि जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है अपने कोड में, उसके कोड को कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व मिलेगा।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए करते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका यह है कि जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट और फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाया और करली ब्रैकेट्स, तो अब ये जो स्टूडेंट है ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है क्योंकि क्लास का नाम भी स्टूडेंट है। और यहाँ पर ये जो दोनों वेरिएबल्स है मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। नंबर के अंदर मैंने रखा 12 और नेम के अंदर मैंने स्टोर किया अर्सिल। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये फंक्शन है, इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद मैं डॉट ऑपरेटर लगाकर इस पुट डेटा फंक्शन को कॉल करूंगा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर किया था s1 डॉट पुट डेटा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये तो क्लास का नेम है, तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। तो इसको मुझे स्पेशल किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी वक्त ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो फंक्शन होते हैं उसमें हम रिटर्न टाइप लगाते हैं और कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो अब देखिए ये जो स्टूडेंट नाम का क्लास है इसके अंदर दो चीजें हैं, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर और पुट डेटा। तो पुट डेटा फंक्शन के अंदर वही दोनों वेरिएबल्स हैं, नंबर और नेम, जो मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह से लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ और ये जो गेट डेटा वाला फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने स्टूडेंट क्लास का s1 ऑब्जेक्ट बनाया उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई। और उसके बाद पुट डेटा कॉल हुआ और पुट डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो प्रिंट हो जाएगी। मैंने किया इस प्रोग्राम को रन, देखिए वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक क्लास के हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से लिखा स्टूडेंट s2, मैंने लिखा स्टूडेंट s3। अब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है यानी कि कंस्ट्रक्टर भी 3 बार कॉल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ cout दिस इज कंस्ट्रक्टर और फिर मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर समझाना चाहता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर पुट डेटा को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर भी 3 बार कॉल होगा। और अगर कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल होगा तो इसके अंदर जो मैंने ये कोड लिखा है ये भी 3 बार चलेगा। मैंने ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दिया और यहाँ पर लगाया एंड लाइन और किया इस प्रोग्राम को रन। तो देखिए दिस इज कंस्ट्रक्टर 3 बार प्रिंट हुआ। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 1 बार ही लिखा है लेकिन मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट 3 बार बनाया है, s1 s2 s3। तो हर बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास के मेंबर्स को हम दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं। यानी कि आप इसको कुछ ऐसा समझो कि 2 क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो अगर मैं पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट करता हूँ तो पेरेंट क्लास के अंदर जो डेटा मौजूद है वो डेटा अगर प्राइवेट नहीं है तब वो चाइल्ड क्लास पर भी लागू होगा। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया क्लास ए। अब क्लास ए के अंदर मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इंट सैलरी 25,000। अब बाय डिफॉल्ट ये जो मेंबर है ये प्राइवेट होगा। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखूं या ना लिखूं ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा। और अब मैं बनाता हूं क्लास बी, लेकिन मैं क्या करूंगा क्लास बी के साथ कुछ इस तरह से लिखूंगा पब्लिक ए। अब मैंने क्या किया, क्लास ए को यहां पर इनहेरिट किया और क्लास बी के अंदर मैं लिखता हूं इंट बोनस 5,000। अब क्लास बी के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लिखा पब्लिक और एक वेरिएबल बनाया इंट बोनस 5,000। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं यानी कि इस सैलरी वाले डेटा मेंबर को, तो ये तो ए के अंदर है और क्लास ए को मैंने क्लास बी के अंदर इनहेरिट करवाया है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूंगा कि क्लास बी के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पर मेन फंक्शन में सबसे नीचे में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऊपर वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया। सबसे लास्ट में मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो क्लास बी के लिए मैं लिखूंगा बी ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैंने बनाया ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ cout ऑब्जेक्ट डॉट बोनस, तो इस तरह से लिखने से क्या प्रिंट होगा, जो 5,000 बोनस है ये वाला,
ये प्रिंट होगा क्योंकि ये क्लास बी के अंदर है। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए 5000 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट से ए क्लास की सैलरी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख भी देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, तो यहाँ हमें मिलने वाली है एक एरर। देखिए एरर मिल गई। तो मैं क्या करूंगा कि बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, उसको हटा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा पब्लिक। तो ये पब्लिक लिखने के बाद अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि दो क्लास बनाए हैं, क्लास ए और क्लास बी। लेकिन क्लास बी के अंदर मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर दिया है, जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा कि क्लास ए के डेटा मेंबर्स को भी मैं बी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने सैलरी को पब्लिकली डिक्लेयर किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तब ये बिल्कुल सही से प्रिंट होगा। देखिए 25,000 प्रिंट हुआ, जो मैंने करवाया है बी के ऑब्जेक्ट से प्रिंट। तो इनहेरिटेंस में आगे और भी बहुत कुछ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और भी। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी चीज दिखा देता हूं, पॉइंटर का एक सिंपल सा एग्जांपल। तो देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया int x, इसके अंदर मैंने रखा 100। अब मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा int स्टार p। जब भी आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो आप क्या करोगे, नेम तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इस तरह से एस्ट्रिक का सिंबल लगाओगे, इससे ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। और पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है कि ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ p असाइन एड्रेस ऑफ x, तब क्या होगा, वेरिएबल x का एड्रेस p में स्टोर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट। अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो जाहिर सी बात है कि 100 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p, तब देखिए क्या प्रिंट होता है। ये प्रिंट हुआ x का एड्रेस जो कि मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया है। और अगर मैं x की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू चेक करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एस्ट्रिक p। अब मैंने केस को फिर से रन, तब देखिए 100 प्रिंट हुआ। तो ये पॉइंटर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, और इसके साथ हम और भी बहुत सी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप फंक्शन के साथ पॉइंटर का यूज करो, जैसे कि आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में कोई वैल्यू पास करते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर इस तरह से आप कोई वैल्यू पास करते हो, तो इस जगह पर आप पॉइंटर को भी पास कर सकते हो। अब आप खुद से छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करो। अगर एरर आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एरर देखकर बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी इंटरनेट पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, स्टैक ओवरफ्लो है और भी बहुत से है। अगर आपको प्रोग्राम बनाने में कुछ एरर आ रही है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करो। तो C++ के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा, और आई होप कि मैंने जो भी आपको पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और मेरे साथ कोडिंग भी करो।